Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And this is the sixth part of ये जो छठवां पार्ट है हमारे लेक्चर का, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10th लेसन नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक जिसे कहेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो कि इस पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। इन लास्ट पार्ट आई हैव डिड वन लिटिल मिस्टेक कि मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक किया था। गांधी इरविन पैक्ट, तो जो इरविन का स्पेलिंग होगा ना वो होगा IRWIN। आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने उसमें ई लिख दिया था आई के जगह पे, ठीक है। तो वो स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप सभी जो है वो नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। तो उस नोट्स में आप एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। इरविन की स्पेलिंग IRWIN। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसे कहते हैं हम लोग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो चलिए इसे लिखते हैं पहले, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या देखेंगे। देखिए, देश बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना में जगाएं, है ना। तो देशभक्ति की भावना जगाना भी बहुत 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 जरूरी होता है ना। तो यही देशभक्ति की भावना आप कैसे जगाएंगे, तो ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए कि एकता और देशभक्ति, ये जो दो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो यूनिटी है वो कैसे आ रहा है ना। देखिए, भारत में जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और इसी डाइवर्सिटी को कम करना जो है बहुत ही जरूरी था। तो लोगों में एकता कैसी आई। लोगों में एकता इसलिए आई क्योंकि उनका दुश्मन एक था, ब्रिटिशर्स, है ना। और उनकी प्रॉब्लम्स एक थी, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से होता था। तो इसी तरीके से दे पीपल वर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ देयर कॉमन स्ट्रगल। सो पीपल वर यूनाइटेड, है ना, पीपल वर यूनाइटेड, people were united through their common struggle, through their common struggle, है ना, common struggle, people were united through their common struggle। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लोगों में यूनिटी लाने की बात कर रहे हैं, उनमें देशभक्ति की लाने की बात कर रहे हैं, तो जो कल्चर होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप कल्चर की बात करेंगे कि तो जो म्यूजिक है ना, जो सॉन्ग है, या फिर जो फोकलोर है, फोक डांस है, जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, है ना, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो फ्लैग वगैरह होते हैं, जो देश का एक इमेज होता है, जैसे भारत देश के लिए भारत माता है, जर्मनी के लिए जर्मेनिया है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन हमारा जो हिस्ट्री होता है वो भी देश के लोगों में एक प्राइड डेवलप करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारा हिस्ट्री बहुत तगड़ा है तो हम भी जो है वो बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर होते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ स्ट्रगल फॉर द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये इस टाइम पे कैसे ये सभी चीजें डेवलप होंगी, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द इमेज ऑफ भारत माता। तो जो भारत माता था ना, भारत माता सॉरी थी, जो इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता। ओके, सो जब भी देखिए भारत माता का नाम आता है तो हम सभी जो है वो एक हो जाते हैं, है ना। बिकॉज दिस इज अवर मदरलैंड, ये हमारी माँ है, हमारी जन्मभूमि है। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड फील यूनाइटेड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दी भारत माता। और भारत माता का सबसे पहला जो है वो इमेज बनाने वाले, मतलब क्रिएट करने वाले महान व्यक्ति का नाम था
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सबसे पहले भारत माता का इमेज किन्होंने क्रिएट किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो द फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है 1870 में जब वो अपना सॉन्ग लिख रहे थे वंदे मातरम, है ना, तो उसी समय ये जो इमेज है भारत माता उनको वो बनाते हैं। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को बंकिम चंद्र चटर्जी नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बंकिम चंद्र चटर्जी होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है ना। तो कब बनाया था उन्होंने? 1870 में। और इन्होंने वंदे मातरम भी सॉन्ग लिखा है इन्होंने। ओके, वंदे मातरम जो कि हर फ्रीडम फाइटर्स के जुबान पर ये गाना होता था, वंदे मातरम, जो कि बाद में जाके हमारा नेशनल सॉन्ग भी बनेगा। ओके, सो वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ही हैज क्रिएटेड दिस भारत माता इमेज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस सॉन्ग को जो है अपने एक नोवेल उपन्यास जिसे कहते हैं आनंद मठ, तो आनंद मठ में भी उन्होंने यूज किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज दी हु हैज रिटन आनंद मठ, है ना। तो आनंद मठ किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ना जो पहला पेंटिंग था, इनके बाद में जो पहला पेंटिंग भारत माता का जिन्होंने जो बनाएंगे उनका नाम होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, सो दिस वन इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के रिलेटिव भी थे। ओके, सो अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या बनाया कि पहला पेंटिंग बनाया इन्होंने ऑफ भारत माता। और जो वो पेंटिंग थी आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ये, है ना। तो ये जो पूरा इमेज था, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये काफी काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाई देती हैं, एक भगवान की तरह दिखाई देती हैं। इसमें एक सैफरन कलर दिखाया हुआ है जो कि एक धर्म की तरह बहुत ही पवित्र है। तो इस तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है भाई अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये रहा पूरा भारत माता जो कि जैसे हमारे देश में एकता के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये। और वैसे ही जर्मनी में, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, जर्मेनिया माता है वहां, है ना। तो इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है फोकलोर एंड फोक डांस। ओके, सो फोकलोर एंड फोक डांस, फोक डांस। ओके, तो ये जो लोक कथाएं हैं और जो ये लोक गीत हैं, ओके, फोकलोर एंड फोक डांस, जो लोक नृत्य भी होते हैं, ओके, लोक कथाएं भी होती हैं, है ना। तो फोक टेल्स उन्हें कहते हैं ना, लोक कथाओं को। ओके, सो लोक गीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य, ये सभी जो चीजें होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हिस्ट्री उस समय का, ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्ट्री होता है ना, वो कई बार मैनिपुलेटेड होता है, उसमें आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। उसमें आपको सिर्फ जो ब्रिटिश एंगल होता है ना, सिर्फ वही आपको दिखाई देता है ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ये लोक कथाएं होती हैं वो आपको एक सच में इम्पोर्टेंट एंगल देता है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, कि हमें एक सच्चाई पता चले। और ये हमें सच्चाई, जो सच्चा एक हिस्ट्री होता है वो कहां से पता चलता है? फोकलोर, फोकटेल और ये जो फोक डांस होता है वो लोगों में एक इंस्पिरेशन पैदा करता है। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। स्पेशली जो फोकलोर एंड फोकटेल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो नाम इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको। एक है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। फोकटेल, फोकलोर एंड फोक डांस। तो फोकटेल एंड फोकलोर के बारे में फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको। तो रविंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा बहुत ही बड़ा नाम है जिनका नाम है
नटेशा शास्त्री, क्या नाम है, नटेशा शास्त्री, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरे भारत देश से जो है वो लोक जो लोकल कहानीज स्टोरीज वगैरह होते हैं उनका बहुत जबरदस्त तरीके से कलेक्शन किए थे। और नटेशा शास्त्री ने साउथ इंडिया स्पेशली मद्रास वाला जो इलाका है वहां से इन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। तो ये दोनों जो महान लीडर, महान जो बोलेंगे शख्सियत है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन द रिवाइवल ऑफ दिस फॉकलोर एंड फॉक सॉन्ग्स, है ना, folklore and folktale I should say. Okay, so I hope you will remember this, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने पूरे भारत देश से पूरा कलेक्शन किया था folklore and folktale का, and this Natasha Shastri who has collected the great number of folklore and folktale from the Madras area, and they have actually revived the entire this treasury of India, है ना, जिसे हम लोग फॉकलोर और फॉक टेल कहते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद में हम लोग आगे समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम समझेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, ठीक है। ये वाला टॉपिक यहाँ से खत्म हो चुका है, ये वाला टॉपिक यहाँ से ओवर हो चुका है। ओके, सो नेशनल फ्लैग के बारे में हम लोग समझते हैं। नेशनल फ्लैग, अब नेशनल फ्लैग में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक है हमारा स्वराज फ्लैग और दूसरा है हमारा स्वदेशी फ्लैग, है ना। तो कितने सारे फ्लैग हम लोग डिस्कस करेंगे, दो फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग और एक है हमारा स्वराज फ्लैग। ओके, तो जो स्वदेशी फ्लैग था ना, वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे यूज हुआ था, 1905 का समय था। आप जानते हैं कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उसके बाद उसके प्रोटेस्ट में एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पे जो फ्लैग यूज हुआ था ना, उसे कहते हैं स्वदेशी फ्लैग, है ना। और इसका जो मैं कुछ डिजाइनिंग आपको बता देता हूँ। इसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, और इसमें 8 कमल के फूल थे। देयर आर 8 लोटसेस, और ये जो 8 कमल के फूल हैं, ये 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक क्रीजेंट मून भी था, है ना, एक जो है चंद्रमा थी उसमें छोटी सी, जो कि हिंदू और मुस्लिम को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से ये रहा स्वदेशी फ्लैग। और उसके बाद में जो स्वराज फ्लैग मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वराज फ्लैग जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने जो है वो डिजाइन किया था, है ना। तो गांधी जी का बनाया हुआ ये स्वराज फ्लैग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 कलर दिखेगा आपको। एक है रेड, दैट इज और सैफरन, द सेकंड वन इज ग्रीन एंड द मिडिल वन इज व्हाइट, है ना। तो जो रेड या फिर सैफरन है वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो व्हाइट है वो क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में आपको एक चरखा दिखेगा जो कि एक सेल्फ रिलायंस को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। मतलब गांधी जी ये मैसेज देना चाहते थे कि आपको अपना मदद खुद करना चाहिए, है ना। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर अथॉरिटी या फिर सम अदर पर्सन, है ना। तो वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम अपने देश का जो भागडोर, हम अपने देश का जो जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, हमें किसी ब्रिटिशर्स की जरूरत उसके लिए नहीं है। तो ये जो है वो स्वराज फ्लैग था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद में लास्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि उस समय का जो पूरा हिस्ट्री था वो ब्रिटिशर्स ने पूरा मैनिपुलेट कर दिया था, बदल दिया था, अपने पर्सपेक्टिव में पूरा डिजाइन कर दिया था, ताकि हम ये सोचे कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में वाकई में सही रीजंस की वजह से आए हैं। ब्रिटिशर्स क्या बोला करते थे कि जो वो आए हैं भारत में, वो भारत में इसलिए आए ताकि भारतीयों को वो सिविलाइज कर सके। मतलब हम लोग को वो अनसिविलाइज मानते थे कि वी आर नॉट सिविलाइज्ड सिटीजन। आप समझिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो बिलीफ है, वो ये कहता है कि अतिथि देव भव, मतलब कि गेस्ट इज अवर गॉड, है ना। तो जब फॉरेनर्स आए थे, वास्को डी गामा आए थे, और जो ये यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स आए थे,
तो हमने ये सोचा कि ये हमारे गॉड है ना, और इन्होंने हमारी सिंप्लिसिटी का इतना ज्यादा गलत उपयोग किया, एक्सप्लॉइट किया, ठीक है हमें। तो ये आप बताइए कि अनसिविलाइज हम हैं कि अनसिविलाइज वो हैं। ओके, सो दे वर स्प्रेडिंग द फॉल्स प्रोपोगंडा, एक गलत तरीके से सभी चीजों को वो बताते थे। दूसरा ये है कि वो ये जताते थे कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इंफीरियर, मतलब वो एक गलत तरीके से जो है वो बताना चाह रहे थे कि वो ब्रिटिशर जो है वो सुपीरियर है हमसे और हम उनसे इंफीरियर है। तो इस तरीके का बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन और गलत इंटरप्रिटेशन पूरे हमारे हिस्ट्री का ब्रिटिशर्स ने किया अपने एंगल से। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ब्रिटिशर्स को एक अलग तरीके से लिखें, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन है वो अपने इतिहास के ऊपर प्राउड फील कर सके। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप हमारे इतिहास, जो असली इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत सोने की चिड़िया था, है ना, द गोल्डन बर्ड, और हमारे पास में हर तरीके का रिसोर्सेज हुआ करता था। हम एक समय पे दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे, और हमारा जो ट्रेड था वो पूरे दुनिया पे फैला हुआ था। इसी वजह से तो ये यूरोपियंस भारत में आए ना, क्योंकि भारत वॉज, इंडिया वॉज ग्रेट रिसोर्सफुल कंट्री, हमारे पास में हर तरीके का रिसोर्सेज था। उसी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, है ना। और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, कितना सारा इन्वेंशन, कई सारे नई नई चीजें भारत ने पूरी दुनिया को दी हैं। तो अवर हिस्ट्री, स्पेशली द एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री इज फुल विद ग्रेट थिंग्स, और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया, री इंटरप्रिटेशन किया गया पूरे हमारे हिस्ट्री का, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी था, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार मैं थोड़ी शॉर्ट में रिकैप कर देता हूं। हमने इसमें पढ़ा कि कैसे लोगों में यूनिटी आती है बिकॉज ऑफ कॉमन स्ट्रगल। फिर मैंने बताया कि कल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस कल्चर के अंदर में मैंने सबसे पहले आपको बताया था भारत माता का इमेज, है ना, जिसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाया, फिर उसके बाद में अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने पेंटिंग किया। उसके बाद मैंने बताया फोकलोर एंड फोक टेल के बारे में, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और नतीशा शास्त्री ने ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया नेशनल फ्लैग आप बोलिएगा, नेशनल फ्लैग तो बाद में आएगा, हमारा तिरंगा, है ना। तो फ्लैग में हमने दो देखा, क्या, स्वराज फ्लैग एंड स्वदेशी फ्लैग, और लास्ट में हमने देखा री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके से ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और पूरा चैप्टर भी जो है हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर फ्रीक्वेंटली कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मिस मत करिएगा। थोड़ा सा हम लोग उसको रिकैप भी कर लेंगे जितने टॉपिक अभी तक हुए हैं, है ना। सो द नेक्स्ट video will be very very important. Now we will meet in the next video. If you have any doubt, problem, confusion, please comment below and let us know. So thank you everyone. Bye bye. Take care.